प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल का मतलब पता होना चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत या उसूल होता है। जनरली प्रिंसिपल गाइडलाइंस होती हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करती है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करते हैं। नॉर्मली प्रिंसिपल्स की बात करें तो जैसे कि एक शॉपकीपर होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा हम्बल पोलाइट वे में बात करना, उससे डील करना, उसको प्रोडक्ट सेल करना। प्रिंसिपल्स साइंस में भी होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स जो है वो स्पोर्ट्स में भी होते हैं, जैसे बैटिंग करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, स्ट्रेट हेड रखना, वेट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। डांसिंग के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ सिद्धांत होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो एक न्यू कमर फॉलो करता है या उनको स्टडी करता है और उनको अपने आर्ट में, अपने मैनेजमेंट में अप्लाई करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक पढ़ेंगे रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि एक फेयोल का प्रिंसिपल है। तो फेयोल रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये कहता है कि एम्प्लॉयज को इतना रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। रिम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, वेजेस इतनी मिलना चाहिए जिससे वो एक स्टैंडर्डाइज्ड लाइफ जी पाएँ, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। और ऑन दी अदर हैंड वो इतना पैसा उनको पे होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बर्डन भी ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन उनको इतना इनफ पे करे जिससे वो एक स्टैंडर्डाइज लाइफ जी पाए, और ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय एक्स्ट्रा सैलरी या एक्स्ट्रा बोनस डिमांड ना करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन क्रिएट हो। तो ये एक फेयोल की थिंकिंग है, फेयोल की आइडियोलॉजी है। तो ये एक प्रिंसिपल बन गया, ये फेयोल का एक प्रिंसिपल है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनके हम प्रिंसिपल्स स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ दो ही के हम स्टडी करेंगे, फेयोल और टेलर के। तो मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्चुअली जनरल और ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर को हेल्प करती हैं डिसीजंस लेने में, डिसीजन मेकिंग में और उनके कंडक्ट में, कि उनको अपना बिहेवियर कैसे कंडक्ट करना है, कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील करना है। तो उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं ब्रॉड। ब्रॉड मतलब एक कंप्लीट ओवरऑल। सेकेंडली, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साइंस की तरह नहीं होते हैं। साइंस की तरह इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो बिल्कुल रिजिड और एग्जैक्ट रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते और हमेशा एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड नहीं रहते हैं प्योर साइंस की तरह, वो मॉडिफाई किए जा सकते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है एज पर द सिचुएशन, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को चेंज किया जा सकता है। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अनलाइक साइंस है। और सेकेंड चीज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेनली ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, दूसरी थिंग्स और दूसरे फिनोमेना से भी बिहेवियर डील करते हैं, बट मेनली ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हाईली डायनामिक है। डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, जो चीज़ चेंज होती रहती है, स्टैटिक नहीं है मतलब। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मैनेजर्स को मॉडिफाई करना रहता है, चेंज कर कर एज पर द सिचुएशन अप्लाई करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक एम्प्लॉय का जॉब प्रमोशन करना है तो एक मैनेजर सीनियरिटी को प्रायोरिटी दे सकता है कि जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो ज़्यादा सीनियर है, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। जबकि दूसरा जो मैनेजर है वो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट को प्रायोरिटी दे सकता है कि जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो, उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसने अभी ज्वाइन करा है या वो न्यू कमर है या फ्रेशर है, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं जो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन सीनियरिटी के बेसिस पर एक किसी को जॉब प्रमोशन दे सकता है और एक दूसरा मैनेजर मेरिट के बेसिस पर, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। नाउ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से अलग मानना चाहिए, और अलग होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अलग होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय बताया, फेयोल, फेयोल का बिलीव बताया कि फेयोल क्या बोलता है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फेयोल ये बोलता है कि इतना सैलरी दो कि स्टैंडर्ड लाइफ एक एम्प्लॉय जी पाए। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय डिमांड ना करें जिससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन क्रिएट ना हो।
वैसे ही एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है जो कि टेलर का है। और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो एक टेक्निक है। टेक्निक उसमें टेलर ये बोलता है कि एम्प्लॉयज की दो कैटेगरी बनाओ, इफिशिएंट वर्कर और इनइफिशिएंट वर्कर। इफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पैसे दो, इनइफिशिएंट वर्कर को कम पैसे दो, जिससे इफिशिएंट वर्कर्स जो है वो मोटिवेट होंगे, क्यों वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो इनइफिशिएंट वर्कर हैं वो भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे कि हम भी ज़्यादा अच्छा काम करें और हमें भी ज़्यादा पैसे मिले। तो ये एक्चुअल में टेक्निक है, मैनेजमेंट की एम्प्लॉयज़ को रिम्यूनरेशन देने की टेक्निक है। और ये रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय जो फेल को दिया जा रहा है, फेल का जो है ये एक प्रिंसिपल है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बीच में डिफरेंस होता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सी टेक्निक है। तो टेक्निक एक्चुअली प्रोसीजर्स और मेथड रहते हैं किसी काम को, किसी वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजर्स और मेथड्स को ही हम टेक्निक बोलते हैं, जो कि वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप रहती है, जिसमें एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप के बाद तीसरी स्टेप होती है। जैसे टेक्निक ऑफ प्रमोशन, एक एम्प्लॉय को प्रमोशन देने की टेक्निक, कि उसको कुछ सर्टेन माइलस्टोन्स अचीव करना पड़ेंगे, कुछ अचीवमेंट्स होने के बाद, कुछ उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होने के बाद, या कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अचीव करने के बाद उसको प्रमोशन मिलेगा। तो ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो थे वो गाइडलाइंस थी, डिसीजंस, एक्शंस, बिहेवियर के लिए, कोड कंडक्ट के लिए। लेकिन टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स एक्चुअल में डिसीजंस डिसीजंस जो प्रिंसिपल्स के जो गाइडिंग डिसीजंस हैं उनको इफेक्टिवली अप्लाई करने का एक वे है। जो प्रिंसिपल्स से गाइडेंस मिली है, उन गाइडेंस के बेसिस पे जो डिसीजंस अप्लाई किए जाएंगे उनको अप्लाई करने के वे को ही टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वैल्यूज से भी डिस्टिंग्विश है। वैल्यूज का मतलब संस्कार, जिसके साथ एक मोरल कोनोटेशंस रहती है। तो वैल्यूज उन चीज़ों को बोलते हैं जो कुछ एक्सेप्टेबल हो, डिजायरेबल हो, और जिसके साथ कुछ मोरलिटी जुड़ी हो। एक्सेप्टेबल जो हम दूसरे को चाहते हैं कि वो ऐसे सर्टेन वे में बिहेव करे, और उसी को हम वैल्यूज बोलते हैं। जो बेसिक ट्रूथ है और गाइडलाइन है बिहेवियर के लिए एक इंडिविजुअल के। तो हिंदी में संस्कार आपको समझ में आ ही गया होगा। तो वैल्यूज जो हैं वो रूल्स हैं एक इंडिविजुअल के लिए कि उसको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज के बीच में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, जैसे टोयोटा का प्रिंसिपल है, आपकी बुक में कुछ और कंपनी होगी, फर्स्ट पेज पे कल्चर्स और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना जिस कंट्री में वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये रिस्पेक्ट करना वैल्यू है। रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब इस टाइप का कर दे रखा हो कि रिस्पेक्ट करना एक सर्टेन कंट्री के ट्रेडिशन को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के सिटीजन्स को क्वालिटेटिव स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पे सेल करना, ये भी एक प्रिंसिपल है। बट वो प्रिंसिपल वैल्यूज भी है, एट द सेम टाइम वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है। लेकिन सारी वैल्यूज प्रिंसिपल्स नहीं हो सकती, सारी वैल्यूज प्रिंसिपल्स नहीं हो सकती। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे भी होते हैं जो वैल्यूज के अंदर काउंट नहीं होते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज के बीच में डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से, और जब रिसर्च करने से। जैसे आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि जो टेलर है उसने एक स्टडी कंडक्ट करी, वर्क स्टडी टेक्निक, जिससे उसने फाइंड आउट किया कि फैक्ट्री में वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको कितना टाइम वर्क कराया जाए, उनको कितना रेस्ट दिया जाए, और रेस्ट के इंटरवल्स कितने हों। तो ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ों को देखकर भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी,
जो ऑब्जर्वेशन से पता चली। और जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का लाइटनिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। सेम वे में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। नाउ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम स्टडी करने वाले हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सभी जगह एप्लीकेबल हैं, सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, भले वो स्मॉल हो, लार्ज हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। बट उनका एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी जो है वो वेरी होता है, कहीं पर ज़्यादा अप्लाई होते हैं, कहीं पर कम अप्लाई होते हैं। जब बिजनेस छोटा होता है तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी कम होती है जब बिजनेस के ऑपरेशंस कम होते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ज़्यादा अप्लाई होते हैं। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? जनरल गाइडलाइन है। प्रिंसिपल्स भी एक इंडिविजुअल के लिए गाइडलाइंस रहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए, गाइडलाइंस टू टेक एक्शंस एंड डिसीजंस और एक्शंस लेने के लिए गाइडलाइंस, और बिहेवियर के लिए, कंडक्ट के लिए गाइडलाइंस। जो जनरल गाइडलाइंस है ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम का। मैनेजर को सिर्फ ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है, एक डायरेक्शन दिखाती है, एक दिशा दिखाती है। जो डिसीजंस लेना रहते हैं वो मैनेजर खुद से लेता है, क्योंकि बिजनेस की जो रियल सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, डायनामिक होती है, और जो सिनेरियो होता है वो एवर चेंजिंग रहता है, वो चेंज होता रहता है। एक बार कोई प्रिंसिपल पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्क कर सकता है, बट नेक्स्ट टाइम सिचुएशन में चेंज होने की वजह से प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किए करना पड़ता है। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। लेकिन इससे ये नहीं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है यूजलेस है या उनका कोई काम नहीं है। वो डेफिनेटली गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, और एक छोटी से छोटी गाइडलाइन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैनेजर को डिसाइड करना है। तो मैनेजर जो है वो, उसको पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल को देना चाहिए। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को उस वे में सॉल्व करेगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव हो। तो ये एक गाइडलाइंस थी, एक प्रिंसिपल था जिसने मैनेजर को हेल्प करी दो डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हुए, और उसने कॉन्फ्लिक्ट इस वे में सॉल्व किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को उसने प्राइमेसी दी। नाउ ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंस की तरह ही प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं। जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है और सीखता है। और जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था टेलर का, जिसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी की स्टडी करी और फाइंड आउट की, जिसको हम वर्क स्टडी टेक्निक बोलते हैं। और उसने फाइंड आउट किया कि किसी पर्टिकुलर टाइम काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, और एक पर्सन कितने टाइम में थक रहा है तो उसको कितना रेस्ट चाहिए। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए। ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिस से तो प्रिंसिपल्स बन ही जाते हैं। तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स हम स्टडी करने वाले हैं ये एक्चुअली एक्सपीरियंस है, और जो भी मैनेजर्स है उनका विजडम है, कलेक्टिव विजडम। विजडम मतलब जो भी उन्होंने सीखा है वो एक्सपेरिमेंटेशन करके और एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉमन एक्सपीरियंस है लोगों का कि किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो डिसिप्लिन है वो मस्ट है, इनडिस्पेंसिबल है। डिसिप्लिन को हटाया नहीं जा सकता अगर किसी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को भी कुछ अचीव करना हो। On the other hand, in order to remedy the problem of fatigue of worker in the factory, और वर्कर्स की फैटिक मतलब थकान को कम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जा सकता है, जिससे पता चल जाए कि जो वर्कर्स हैं वो कितना टाइम वर्क कर सकते हैं, और उनका स्ट्रेस और फिजिकल कंडीशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि वो साइंस की तरह नहीं है, रिजिडिटी नहीं है।
मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह ना होने की वजह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। मैनेजर उनको अपने हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना होता है। तो मैनेजर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकता है, और इससे मैनेजर को बहुत डिस्क्रिएशन मिलती है। डिस्क्रिएशन मतलब वो खुद से डिसीजंस लेने की, खुद से एक्शन लेने का उसको राइट मिलता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फ्लेक्सिबल होने की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑथोरिटी डिसाइड करते टाइम कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी सेंट्रलाइज्ड होगी या डिसेंट्रलाइज्ड होगी, वो बहुत सारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ मैनेजर के हैंड में है कि वो क्या डिसीजन लेता है, क्या वो सेंट्रलाइज्ड बनाता है या डिसेंट्रलाइज बनाता है। यहाँ पे ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन की ऑथोरिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, स्कूल में एक हॉलीडे डिक्लेयर करने की ऑथोरिटी प्रिंसिपल के पास होती है। एक टीचर के पास उतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो स्कूल में हॉलीडे डिक्लेयर कर पाए। तो अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन टू टेक पावर। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दो सिस्टम होते हैं। सेंट्रलाइज में अथॉरिटीज जो है वो वन हैंड या फ्यू हैंड्स में रहती है, कुछ लोगों को ही अथॉरिटी दी जाती है, कुछ लोग ही डिसीजंस ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में उस अथॉरिटी को फिर डिस्पर्स कर दिया जाता है, सभी लोगों को या बहुत ज़्यादा लोगों को अथॉरिटी दे दी जाती है डिसीजंस लेने की, एक्शंस लेने की। तो ये कम्प्लीटली मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करता है, डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि वो मैनेजर को डिस्क्रिएशन अप्लाई करते हैं, मतलब उसको राइट देते हैं कि वो खुद से एक्शन ले, खुद से डिसीजन ले। सेकंड, मैनली बिहेवियर। मैनली बिहेवियर का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, मेनली उससे डील करते हैं। इसलिए मैनली बिहेवियर बोला गया कि वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रिंसिपल्स के, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। और इसीलिए मैनली बिहेवियर इन नेचर बोला जाता है। लेकिन वो दूसरी चीज़ों पे भी, दूसरी चीज़ों से भी रिलेटेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन में फिनोमिना और जो दूसरी थिंग्स हैं उनसे भी रिलेटेड है। ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं ह्यूमन और मटेरियल्स के बीच में। ह्यूमन्स और मटेरियल्स के बीच में रिलेशनशिप का यहाँ मतलब है कि ह्यूमन उन मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे बेटर वे में। बेटर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, मतलब ह्यूमन बीइंग को एक बेटर चांस देते हैं कि उन मटेरियल और दूसरे रिसोर्सेज को वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। जैसे फैक्ट्री की लेआउट डिसाइड करते टाइम, लेआउट का मतलब फैक्ट्री की कौन सी मशीन, कौन से इक्विपमेंट को कहाँ प्लेस करेंगे, वो डिसाइड करते टाइम क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखा जाता है कि मूवमेंट ऑफ मैन जो है वो कम हो, ह्यूमन बींग्स को कम से कम मूवमेंट करना पड़े, जो भी उनकी एक्टिविटी है वो कम से कम मूवमेंट में हो जाए। और फ्लो ऑफ मटेरियल, जहाँ से मटेरियल आकर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाता है, वहाँ पर फ्लो ऑफ मटेरियल वर्क फ्लो जो है वो वो भी फास्ट हो और मूवमेंट ऑफ मैन भी कम हो। इसी को ऑर्डर लाइनेस बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि एक क्वालिटी मेंटेन होती है, क्लीननेस मेंटेन होती है, डिलीजेंस मेंटेन होती है जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म हो रहा होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन बोले कि मैं लेट हो गया बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो इफेक्ट क्या हुआ? वो लेट हो गया। और कॉज क्या हो गया? इट वॉज रेनिंग। तो इसी को हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बताते हैं कि ये प्रिंसिपल अप्लाई करने पर इस टाइप का रिजल्ट आएगा, एग्जैक्ट ये रिजल्ट नहीं, इस टाइप का रिजल्ट आएगा। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, वो ये बताते हैं कि इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो ये आउटकम होगा, और अगर ये चेंजेस करेंगे तो ये चीज़ हो सकती है। इसी को ही हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो टेल अस कि if particular principle was applied in a particular situation, what would be it likely effect, उसके उसके आउटकम, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है।
एग्जैक्टली लाइकली कि उसके जैसा क्या आउटकम हो सकता है। और एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एंटिसिपेशन है, प्रिडिक्शन है फ्यूचर के बारे में कि ये चीज़ अप्लाई होगी तो ये रिजल्ट निकलेगा, बट वो हर बार वही रिजल्ट निकले ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इम्परफेक्ट साइंस भी बोला जाता है और लेस देन परफेक्ट भी है। और हमने इसमें पढ़ा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेनली बिहेवियरल हैं, ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर जो हाईली डायनामिक है, चेंज होता रहता है। इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट होता है। फिर भी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं मैनेजर को हेल्प करते हैं कि अप टू सम लिमिट, अप कुछ एक्सटेंट तक एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश की जा सके, प्रिंसिपल्स के आउटकम्स को एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या डिजायरेबल होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक इंडिविजुअल जो है वो चार्ज ले और बाकी सब उसको फॉलो करें। तो इसको क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज बोलते हैं। लेकिन जब एक नई फैक्ट्री या फिर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट हो रहा होगा तो एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच फॉलो की जाएगी। पार्टिसिपेटिव अप्रोच का मतलब जहां पर सभी के सजेशंस और एडवाइसेस को सुना जाएगा। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, और उसकी ये, और जब एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच वाली डिसीजन लेने वाली अप्रोच होगी जिसमें टाइम की अवेलेबिलिटी हो, तो इस टाइप की अप्रोच वर्क करेगी जिसके अंदर सभी इंडिविजुअल को अलाउ किया जाएगा सजेशंस और एडवाइस के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कॉन्टिंजेंट होते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, और सिचुएशन चेंज होने पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें चेंज करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन हैज़ टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को फेयर और जस्ट रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन उनका फेयर और जस्ट रिम्यूनरेशन कितना होगा ये चीज़ बार बार चेंज होती रहती है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी पर, या उस समय कितनी वेजेस मिल रही हैं उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये वाला प्रिंसिपल डिपेंड करता है, डिजर्व फेयर एंड जस्ट रिम्यूनरेशन। तो फेयर और जस्ट रिम्यूनरेशन का अमाउंट हमेशा एक जैसा नहीं होने वाला है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस पे, डिफरेंट एरिया पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉन्टिंजेंट रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं। कॉन्टिंजेंट का मतलब ही होता है डिपेंडेंट होना, सिचुएशन पे डिपेंडेंट होना या कंडीशनल होना।